नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। खबरों की खबर हो या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे हमारे तमाम जनता रिपोर्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने यहां एम्स से 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट देश की जनता को समर्पित किए। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल का जिक्र भी किया। बताया कि एक वक्त देश में महज 900 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन का ही उत्पादन होता था, जिसे 10 गुना बढ़ाया गया और पूरे देश के हर जिले के सरकारी अस्पताल में एक ऑक्सीजन प्लांट भी पीएम केयर फंड से स्थापित किया गया, जिसके चलते अब देश ऑक्सीजन आयात नहीं बल्कि निर्यात करने की स्थिति में पहुंच चुका है। उत्तराखंड के 7 लाख घरों तक पानी पहुंचाने को लेकर उन्होंने धामी सरकार की जमकर तारीफ भी की। हालांकि उत्तराखंड को किसी तरह की कोई सौगात न मिलने को लेकर लोगों में थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर दिखी, लेकिन उन्हें फिर से ये उम्मीद जगी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब अब तीसरा दौरा उत्तराखंड में होगा तो शायद कुछ न कुछ सौगात वो उत्तराखंड को देकर जाएं। एलनाबाद उपचुनाव के लिए राजनीतिक मैदान पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इंडियन नेशनल लोकदल से अभय सिंह चौटाला को पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बीजेपी जेजेपी गठबंधन से गोविंद कांडा को मैदान में उतारा गया है। इसी तरह कांग्रेस ने पवन बेनीवाल को पार्टी का प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया है। एलनाबाद में उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होना है। 30 अक्टूबर को एलनाबाद की जनता ये फैसला करेगी कि उनका इस उपचुनाव में विधायक कौन बनेगा। चुनाव के नतीजे 2 नवंबर को आने हैं और इसके बाद 4 नवंबर को दिवाली का त्योहार है। ऐसे में देखना होगा एलनाबाद के इस उपचुनाव में किसके तरफ रुझान जाते हैं और 2 तारीख को जो नतीजे होंगे उन नतीजों में जनता किसे विधायक चुनती है। लखीमपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से इस मामले में पूरी स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से कुछ सवाल भी पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई, साथ ही कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आंदोलनकारियों को कुचलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से शुक्रवार तक स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमना ने यह भी कहा कि सरकार बताए कि हिंसा में कितने लोगों की मौत हुई। तो वहीं यूपी सरकार के वकील ने कोर्ट में बताया कि इस मामले में रिटायर्ड जज की कमेटी बना दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिन्हें 2 महीने के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। सनोली यमुना बॉर्डर पर फिलहाल यूपी में कोई हरियाणा से कांग्रेस नेता ना जा सके, इसको लेकर यूपी पुलिस प्रशासन ने यहाँ बॉर्डर सील कर दिया है और बैरिकेड लगाकर हरियाणा यूपी 2 राज्यों की सीमा रेखा पर जाने वाले इस यमुना पुल पर बैरिकेड लगाकर यहाँ पर डीएम श्यामली व एसपी शामली ने पुलिस प्रशासन के साथ हरियाणा बॉर्डर को पूरी तरह से बैरिकेड लगाकर सील किया गया है, ताकि हरियाणा से कांग्रेस नेता यूपी में लखीमपुर में जो मामला चल रहा है उसमें ना जा सके। इसी को लेकर यहाँ हरियाणा यूपी दोनों राज्यों पर पूरी 6 किलोमीटर लंबा जाम वाहनों का लगा हुआ है। यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है। नवरात्रों के पहले दिन पशुपालन और कृषि मंत्री जेपी दलाल पहाड़ी गांव में माता दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना कर लोगों की खुशहाली की कामना। कृषि मंत्री ने बाद में एक विशाल जनसभा को किया संबोधित। कृषि मंत्री ने की घोषणा, कहा कि 500 करोड़ रुपए बाजरे के भावांतर भरपाई के कल से खाते में डलने हो जाएंगे शुरू। कृषि मंत्री ने किसान संगठनों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग किसानों के नाम पर राजनीति करके किसानों को बदनाम कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने मंच से ऐलान किया कि मैं हल्के की जनता और किसानों की सेवा के लिए आया हूं। अगर मेरा काम अच्छा नहीं लगे तो 21 लोगों की कमेटी बना दो, मैं रिजाइन लिख देता हूं और सरकार को भेज देना। अगर मेरा काम अच्छा लगे तो जो लोग किसानों के नाम से बदनाम कर रहे हैं उनको दो करारा जवाब। मनीष गुप्ता हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी ने अब जांच प्रक्रिया और तेजी से शुरू कर दी है।
एसआईटी को जांच में होटल का सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया है। इस सीसीटीवी फुटेज में ही आरोपी पुलिसकर्मी बेसुध पड़े मनीष को होटल के कमरा नंबर 512 से बाहर ले जाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं, जबकि इसके पहले बताया गया था कि होटल के 2 कर्मचारी घायल मनीष को अस्पताल ले गए थे। यानी ये वीडियो कहीं ना कहीं आरोपी पुलिसकर्मियों की गले की फांस बनने जा रहा है। वहीं एसआईटी ने मृतक मनीष गुप्ता की पत्नी और उनके 2 दोस्त यानी घटना के चश्मदीद हरवीर सिंह और प्रदीप के भी बयान दर्ज कर लिए हैं। बुधवार को 7 घंटे तक एसआईटी ने तीनों के बयान दर्ज किए। इस दौरान कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण और डीसीपी साउथ रवीना त्यागी भी उनके साथ मौजूद रहीं। आपको बता दें कि इस दौरान एसआईटी से मृतक की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने साफ कहा है कि आरोपी पुलिसकर्मियों ने ही मनीष गुप्ता की हत्या की। इसके बाद गोरखपुर में अफसरों ने उन पर केस को रफा दफा करने का दबाव बनाया और होटल के कर्मचारियों ने होटल में साक्ष्य मिटा दिए। वहीं चश्मदीदों ने भी एसआईटी को दर्ज कराए गए बयान में साफ कहा है कि पुलिसकर्मियों ने ही मनीष को पीट कर होटल के कमरे के अंदर लहूलुहान कर दिया था और इसके बाद होटल के कमरे से बाहर ले गए थे। बाराबंकी में सुबह 5:30 बजे हुए भीषण हादसे में अब तक के 15 लोगों की जान चली गई है। वहीं इस हादसे में 27 लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिनमें से 14 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद उनके घरों के लिए भेज दिया गया। वहीं गंभीर रूप से बाकी जो घायल हैं उनका ट्रामा सेंटर लखनऊ में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये सभी जो है मनाली गए हुए थे, सेबों की पैकिंग का ये लोग काम करते थे, जिसके बाद ये बस जो है ये लोग दिल्ली से इस बस से डबल डेकर जो बस है उससे लखनऊ की तरफ होते हुए बनारस जा रहे थे। बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र में ये सुबह 5:30 बजे दर्दनाक हादसा हुआ, जिस हादसे के बाद वहां चीखे पुकार मचने लगी। आनन फानन में पहुंचा पुलिस प्रशासन ने राहत बचाव कार्य तेजी किया। कुल मिला के अगर हम बात करें तो अब तक के जो मौतों का आंकड़ा है वो 15 पहुंच चुका है। वहीं ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार आम नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं। पिछले 3 दिनों में आतंकियों ने 5 नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी। गुरुवार को श्रीनगर के ईदगाह इलाके में स्थित एक सरकारी स्कूल में आतंकियों ने 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि आतंकी पाकिस्तान के इशारों पर ऐसे वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले आतंकियों ने मंगलवार को एक कश्मीरी पंडित समेत 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के ईदगाह इलाके में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर घुसकर आतंकियों ने 2 शिक्षकों को गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। मृतकों की पहचान स्कूल के प्रिंसिपल सुफेंदर कौर और शिक्षक दीपक चंद के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक श्रीनगर के ईदगाह इलाके में स्कूल के अंदर घुसकर आतंकियों ने शिक्षकों पर सीधा फायर झोंक दिया। द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का यह कहना है कि घाटी में जो आम नागरिकों पर हमले हो रहे हैं वो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए किए जा रहे हैं, जहां अब बेगुनाहों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि लोगों का आपसी भाईचारा खत्म हो सके। इससे पहले आतंकियों ने मंगलवार को एक कश्मीरी पंडित समेत 2 लोगों की हत्या की थी और इन तमाम हत्याओं के बाद घाटी में माहौल गर्म है। आपको यह भी बता दें कि सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो वहीं गृह मंत्रालय में आज इस हमले के बाद उच्च लेवल की बैठक हुई, जिसमें एनएसए अजित डोभाल समेत सीआरपीएफ, एसटीएफ के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे और चर्चा की गई कि कैसे इन घाटी में बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। फिलहाल सुरक्षा बलों को इन तमाम इलाकों में अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और यह कहा गया है कि किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि बर्दाश्त न हो। जिस पर शक हो तुरंत उससे पूछताछ की जाए। और ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्कूल में हुए इस हमले के बाद अब घाटी में माहौल तनावपूर्ण हो चुका है। सुरक्षा बल तैनात हैं, पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने वीरवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। बड़ा झटका देते हुए बीजेपी ने मेनका गांधी और वरुण गांधी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।
वहीं कुछ दिनों पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया और बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलाकर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुल 309 सदस्य हैं। तो बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो गया है। इसमें पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, सभी राष्ट्रीय प्रवक्ता, सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक दल के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, सभी राज्यों के प्रभारी, सह प्रभारी, राज्यसभा और लोकसभा में मुख्य सचेतक, संसदीय कार्यालय सचिव शामिल हैं। तो बीजेपी की नई कार्यकारिणी लिस्ट में बड़ा अपडेट हम आपको ये दे दें। इस पूरे लिस्ट में कार्यकारिणी की बीजेपी की वरुण गांधी और मेनका गांधी को हटा दिया गया है, क्योंकि वरुण गांधी पिछले कई दिनों से लगातार ऐसे ट्वीट कर रहे थे जिसको लेकर कहीं ना कहीं से कयास लगाए जा रहे थे कि वरुण गांधी पर गाज गिरने वाली है। विनय कटियार का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है, जिन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बीजेपी ने हटा दिया है। साथ ही कई नए चेहरों को जगह दी है। इन चेहरों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब सक्रिय हो चुके मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल हैं, जिन्होंने बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। सिंधिया और मिथुन चक्रवर्ती को अब नई कार्यकारिणी में जगह दी गई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री समेत 80 लोगों को इस लिस्ट में जगह दी गई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ चुके हैं। ईंधन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ा के लोगों की परेशानी को भी बढ़ा दिया है। जहां एक तरफ कोरोना की मार ने लोगों को परेशान किया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल भी लोगों की परेशानी को उतना ही बढ़ा रहा है। अब पेट्रोल के दाम 103 रुपये 24 पैसे हो चुके हैं और डीजल के दाम 91 रुपये 77 पैसे हो चुके हैं। तो जहां दिन प्रतिदिन हो रही महंगाई से जनता परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। आज डीजल के दाम में 35 से 38 पैसे की वृद्धि हुई है, तो वहीं पेट्रोल के दाम में 26 से 30 पैसे का उछाल देखने को मिला है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल का दाम 103 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर हो गया है। जबकि बात डीजल की करें तो डीजल का दाम 91 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर हो चुका है और लगातार ये बढ़ती महंगाई जनता के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है, क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से आम जनता परेशान है। आपको बता दें, कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसके बाद अब दिल्ली समेत तमाम इलाकों में देश भर के पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तकरीबन सभी शहर ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल का दाम 100 को पार कर चुका है। मुंबई हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, हर जगह पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब आम आदमी इन बढ़ते हुए दामों से परेशान है। आपको यह भी बता दें कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ती डीजल और पेट्रोल के दामों ने जहां आम आदमी का जेब खर्च बढ़ा दिया है, तो वहीं बीते कुछ दिनों के दौरान सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी के बढ़ते दामों ने भी गृहिणियों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। बीते 10 दिन की बात करूं तो तकरीबन 2 रुपये 10 पैसे के करीब पेट्रोल में वृद्धि की गई है, तो वहीं डीजल में भी लगातार ये वृद्धि का दौर जारी है। 2020 में हालांकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जरूर कम थी, लेकिन 2021 में ये जो कीमतें थी, इसने पेट्रोल ने खास तौर पर जहां 100 के आंकड़े को पार किया, तो वहीं डीजल का रेट भी लगातार 100 के आंकड़े की तरफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार जरूर कह रही है कि राज्य सरकार अपना टैक्स कम कर लोगों को राहत दे सकती हैं, लेकिन तमाम राज्य सरकारों ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में बढ़ते डेंगू के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है, जहां बीते मंगलवार को, क्योंकि इस साल बरसात ज्यादा होने के कारण कहीं न कहीं इलाकों में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। शारदीय नवरात्रि का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने से तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। आपको बता दें कि देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और उसमें कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए लोगों ने मां
शैलपुत्री की पूजा अर्चना की। मान्यता है कि मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने से तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आपको बता दें कि नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। शारदीय नवरात्रि का आगाज हो चुका है। जहां पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई, तो वहीं देश भर के मंदिरों में नवरात्र का उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मान्यता यह है कि नवरात्रों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाएगी और श्रद्धालु मां दुर्गा की उपासना में लीन रहेंगे। आपको यह भी बता दें कि नवरात्रि की शुरुआत के बाद अब लगातार भक्तों का मंदिरों में पहुंचने का सिलसिला जारी है। कोरोना काल के चलते उन तमाम नियमों का पालन करना होगा जो कोविड काल में बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर वो चाहे मास्क हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, और इन तमाम नियमों के साथ आप मां के दर्शन कर सकते हैं। नवरात्र के पहले दिन मंदिर में भक्तों का तांता लगा। इस वक्त हम साइबर सिटी गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हजारों भक्त शीतला माता के दर्शन करने आए हैं। नवरात्र का पहला दिन है और ऐसे में कहीं ना कहीं भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। और साइबर सिटी गुरुग्राम के इस मंदिर में जहाँ पर भारत के अलग अलग कोने कोने से लोग यहाँ शीतला माता के दर्शन करने पहुँचते हैं और ऐसे में यहाँ पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर पुलिस द्वारा किए गए हैं और ऐसे में सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर लगे हैं जिससे कि किसी भी घटना पर नजर रखी जा सके। और ऐसे में जो कोरोना के नियम है वो भी लगातार फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि जो भक्त यहाँ पर दर्शन करने पहुँच रहे हैं मंदिर में एंट्री करने से पहले उनका मास्क चेक किया जाता है और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो की जा रही है। तो नवरात्रि को लेकर लगातार भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। आज नवरात्रि का पहला दिन और पहले दिन की नवरात्रि में कई भक्त मां के पास पहुंचे, अपनी मनोकामनाएं उन्होंने मां तक पहुंचाई। भीड़ देखने को मिली तकरीबन सभी मंदिरों में, फिर वो चाहे गुरुग्राम का शीतला माता मंदिर क्यों ना हो। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। आपको ये भी बता दें, कोरोना काल से पहले कुछ मंदिर ऐसे थे जहां पर सीमित संख्या में भक्तों को जाने की इजाजत थी, लेकिन नवरात्रि के पहले इस संख्या को तकरीबन सभी मंदिरों से खत्म कर दिया गया है। लेकिन ये सख्त गाइडलाइन है कि कोरोना नियमों का पालन अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो आपको करना होगा। कोरोना नियमों के पालन के साथ मां की उपासना करिए, मां की भक्ति करिए, मां की पूजा अर्चना करिए, लेकिन कोरोना नियमों का पालन आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले दिन नवरात्रि के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। हर मंदिर तकरीबन जहां पर काफी तादाद में भक्त मां के दर्शन करने पहुंचे। अवैध भवन निर्माण पर नगर निगम हुआ सख्त। दरअसल नगर निगम को कुछ ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि यमुनानगर के पौष इलाके, मॉडल टाउन और उसके साथ साथ कई अन्य इलाकों के अंदर रिहायशी नक्शा पास करवाकर कमर्शियल भवन निर्माण किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं नगर निगम के राजस्व को भी घाटा हो रहा था। वहीं निगम के अधिकारियों का कहना था कि उनको जो शिकायतें मिल रही थी और जो लोग भवन निर्माण कर रहे थे उन सभी को नोटिस जारी किए गए हैं और उन सबको हेयरिंग के लिए भी समय दिया जाएगा। यदि ये सही दस्तावेज ना दिखा पाए तो उनके खिलाफ जो नियमों के अनुसार है वो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि नियमों को ताक पर रखकर शहर के पौष इलाके, मॉडल टाउन और अन्य जगहों पर रिहायशी नक्शा पास करवाकर कमर्शियल भवन निर्माण किया जा रहा था, जिसके बाद अब निगम ने कड़ा एक्शन लिया है और निगम के अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए टीम भी गठित की गई है। जो भी अवैध निर्माण करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए, जनता रिपोर्टर में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।